नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 12 जुलाई 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में इश्यूज़ में पहला तो इशू ये रहेगा कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीज़न के द्वारा अभी पॉपुलेशन प्रोजेक्शन रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 2027 की बजाय 2023 में ही इंडिया चाइना को टेक ओवर कर देगा मोस्ट पॉपुलस कंट्री के तौर पे अगर हम देखें तो। इसी चीज़ से रिलेटेड दो आर्टिकल्स होंगे, ठीक है। एक इशू हमारा रहेगा वो है एशियन कॉर्ड से रिलेटेड, जिसको I2U2 बोल रहे हैं, तो जिसकी समिट होने वाली है इसी हफ्ते में। तो हम जानेंगे कि इसकी क्या रेलेवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। और दो इश्यूज़ हैं, दो में से एक इशू हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक इशू आज डिस्कस करेंगे। वो ये कि रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने में इंडिया की क्या भूमिका हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम ये तीन इश्यूज डिस्कस करेंगे और एक आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग कैसे एक बैलेंसिंग व्हील का काम कर सकता है स्टेट्स और सेंट्रल रिलेशंस की अगर बात करें तो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल जो हमारे कंटेक्स्ट है उनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है मोस्ट पॉपुलस। देखो, अभी यूनाइटेड नेशन की पॉपुलेशन डिवीज़न ने ये प्रोजेक्शन बताया है कि 2023 में ही इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कंट्री बन जाएगा। सोचा तो ये गया था कि 2027 में होगा, मतलब पहले की जो प्रोजेक्शंस थी उनके हिसाब से, बट अभी ये पहले ही हो रहा है। आजकल आपको पता है फर्टिलिटी और रिप्लेसमेंट रेट इनके बारे में पता रहता है अच्छे से। इसका मतलब कि एक माँ अपने रिप्रोडक्टिव एज के टाइम पे कितने बच्चे पैदा कर रही है, तो एवरेज जो है वो 2.1 रहना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड माना जाता है। 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट रहने का फ़ायदा ये रहता है कि जो रिप्लेसमेंट है वो हो जाता है। जैसे माता पिता की जगह बच्चे ले लेंगे, ठीक है, तो 2 की जगह 2 आ जाएंगे। हमारे 2 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए लाया गया है, जिससे कि एवरेज 2.1 निकल जाए, ठीक है। सेक्स रेशियो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, जिससे ये पता पड़ता है कि समाज में वुमेन का क्या स्टेटस है, राइट। इसके अलावा ओल्ड एज या यंग एज पॉपुलेशन कितनी है कंट्री में, मतलब जनरेशन्स के बारे में पूरा डिटेल आजकल पता पड़ने लग गई है। इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटीज़ कि जैसे इंडिया की ही हम बात करें तो स्टेट वाइज हम गैप्स डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और एक ही स्टेट के विद इन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की भी हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ भाई, कहाँ पर एजुकेशन कम है जिसकी वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, कहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल में है, वो सारी चीज़ें। माइग्रेशन ट्रेंड्स कि भाई लोग क्या सोच करके अपने घरों को छोड़ करके दूसरे शहरों में या कहीं दूसरे स्टेट में जा करके रह रहे हैं। मतलब एक माइन्यूट या फिर माइक्रो लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना पॉपुलेशन से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डायनामिक्स, उसकी जो स्टडी हम करते हैं बोलो वो बहुत हद तक आज हमें हेल्प करती है कि हम अंडरस्टैंड करें और जो प्रॉब्लम्स हों उन प्रॉब्लम्स को टैकल करें। 1950 से 60 का जो दशक था ना, उस टाइम पर पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम्स थे वो स्टार्ट हो गए थे, मतलब कि कैसे भी करके हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बचना है। पर एक फ़र्क ये रहा कि चाइना को हम कैसे टेक ओवर कर रहे हैं। चाइना जो है उसने अपनी पॉलिसीज़ को बड़ा स्ट्रिक्टली अप्लाई किया। हमने एजुकेशन और परसुएशन पे अब ज़्यादा फोकस किया, छोड़ करके केवल एक छोटे से फेज़ को जब दादागिरी बहुत ज़्यादा लगाई गई थी एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, वो था इमरजेंसी पीरियड, जब जानबूझ करके पकड़ करके स्टरलाइजेशन किया गया था, नसबंदी की गई थी। बाकी जो पूरा बचा हुआ पीरियड है उस पीरियड में केवल और केवल लोगों को अवेयर किया गया है कि भाई आप ऐसा करोगे तो ये बेनिफिट है और ये नुकसान है। अब अगर देखा जाए तो जब भी हम डेमोग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं, डेमोग्राफी का मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी हमारी स्टडीज़ होती हैं, उन स्टडीज़ में हमारा एक थ्योरी ज़रूर आती है, दैट इज़ माल्थुसियन थ्योरी, जिसमें ये बताया जाता है कि रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज जिन पे एक ह्यूमन लाइफ डिपेंडेंट होती है, उनकी ग्रोथ तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 4 ऐसे चलती है, और पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो कि स्क्वायर के तौर पे चलती है, जो कि मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो ऐसे में पता पड़ता है कि एक स्टेज के बाद में रिसोर्सेज तो रह गए बहुत कम और पॉपुलेशन हो गई बहुत ज़्यादा। तो इस केस में पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है अभी भी, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं है। ये बोलने को तो ये बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है अभी भी, बट अभी का जो फेज़ है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नहीं है, वो पॉपुलेशन कंट्रोल में है अभी, ठीक है। फ़र्क इतना सही है कि जो बेस है ना 1950 से लेकर के 1980s तक का जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होया हुआ है उसका इम्पैक्ट अभी तक भी जा नहीं पा रहा है, राइट।
इसके लिए मैं आपको रेफ़र करूँगा जो इंडिया पीपल एंड इट्स इकोनॉमी वाली जो बुक है ना आपकी ज्योग्राफी की क्लास 12th की, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करो। क्लास 12th की बुक्स को अच्छे से पढ़ लो ज्योग्राफी के। एक तो ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है और एक आपकी ये हो जाएगी इंडिया के लिए। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे और वहाँ से जब क्लियरिटी आएगी तब ये टॉपिक समझने में जोड़ नहीं आएंगे कि कहाँ पर क्या बताया जा रहा है, क्या TFR होती है, क्या सेक्स रेशो होता है, क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं, माइग्रेशन के कारण क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बेसिक्स दिए हुए हैं। तो वो चीज़ें आप ज़रूर कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये आर्टिकल्स पढ़ोगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको तो प्रॉब्लम आ रही नहीं होगी। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नाम लेकर के हम इमरजेंसी वाले कदम उठाएं वो तो ठीक नहीं है। नहीं तो फिर क्या होगा, इस रिपोर्ट को देख करके गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स लेगी जो बहुत ज़्यादा दबाव वाले होंगे, कॉर्जिव होंगे, जो कि ठीक बात नहीं है। एक नी जर्क रिएक्शन की बजाय गवर्नमेंट को या पॉलिसी मेकर्स को डिबेट है ना वो करना चाहिए, जिसमें कुछ लोग डिसेंट भी देंगे, कुछ लोग एग्रीमेंट भी देंगे, कुछ लोग डाइवर्टेड ओपिनियन भी देंगे। पर डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं ना, हम कोई कम्युनिस्ट कंट्री थोड़े ना है, अथॉरिटेरियन रिजीम थोड़े ना है जो करना है वो करना ही है, थोप दिया किसी पे। तो ऐसे में प्रॉपर डिबेट होना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीज़न ने क्या कहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो आप देखो बहुत ही मतलब 2.1% के लगभग होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की, हाँ रिप्लेसमेंट हो जाता है, माँ बाप की जगह बच्चे ले लेते हैं। पर अभी अगर हमारा जो डोमेस्टिक सर्वे है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5th का जो डेटा है रिसेंटली 2019 से 21 के टेन्योर के लिए, उसमें क्या बताया कि TFR हमारे देश की कितनी चल रही है 2, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो अगर हम करंट डेटा के हिसाब से देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कंट्रोल में है, ठीक है। कम से कम आप ये तो देखो कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब TFR कितनी थी, 6 थी। एक वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव एज में कम से कम 6 बच्चे पैदा कर रही थी, ठीक है, एवरेज। ओके, तो उस केस में पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम ने बहुत कुछ अचीव किया है। अब बात आती है चाइना को लेकर के, तो भाई चाइना में तो बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के, क्योंकि चाइना ने 1970s के टाइम पे एक बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी अप्लाई कर दी थी, वो थी वन चाइल्ड पॉलिसी। और वन चाइल्ड पॉलिसी को लगभग 35-40 साल पहले इम्प्लीमेंट किया था, लोगों को परेशान किया। अब वहाँ के लोगों की पड़ गई आदत कि हमें एक बच्चे से ज़्यादा बच्चा करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना कि जी हमारे पास में पैसा भी नहीं है और बच्चों की एजुकेशन, उनका करियर सेटल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इस वजह से हमें तो एक बच्चा ही ठीक है, उसको पाल लें तो वही बहुत बड़ा है। ये इवन इंडिया में भी जो एजुकेटेड इंडिविजुअल्स हैं उन लोगों में ये ट्रेंड इंडिया में भी चल चुका है। एक बच्चा पैदा करने से पहले सोचते हैं 35-40 साल की उम्र में तो पहला बच्चा पैदा करते हैं। जबकि रिप्रोडक्टिव एज की अगर बात करें तो आप 25 से 29 साल की अगर बात करो तो एक लेडी के लिए हेल्दी टाइम होता है। अगर बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल अगर पॉइंट आए तो ये कि चाइना ने तो वन चाइल्ड पॉलिसी इतनी दबाव से अप्लाई की थी, जबकि इंडिया ने भी अप्लाई किया था, पर एक चीज़ को छोड़ करके इमरजेंसी पीरियड में लोगों को दबाव में ला करके फिर उनका स्टरलाइजेशन, नसबंदी कर दी थी। बाकी उसके अलावा हमने ज़्यादा फोकस किस पे किया, परसुएशन। राजी राजी कोई करवाए तो ठीक है भाई, करवा लो, अच्छी बात है। एजुकेशन जो है वो हमने टूल बनाया कि पॉपुलेशन कंट्रोल होने से कितना बेनिफिट होगा। साथ में वुमेन को ज़्यादा अधिकार देना शुरू कर दिया, क्योंकि वुमेन एजुकेशन जहाँ पर भी अच्छी है ना वहाँ पर फैमिली प्लानिंग अच्छे से हो पाई है। तो ऐसे में फर्टिलिटी रिलेटेड डिसीजंस जो हैं वो वुमेन के होने जब शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पर फैमिली ऑटोमेटिकली अच्छी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये चीज़ बहुत सारी रिपोर्ट्स ने भी कहा है, इवन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने भी बार बार ये चीज़ हाईलाइट की है कि एजुकेटेड वुमेन, चाहे 12वीं पास भी है ना लड़की, तो वहाँ पर फैमिली प्लानिंग करने में उनको जोड़ नहीं आया। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ जी इतने बच्चे ठीक है, क्योंकि तब तक हमने एजुकेशन अच्छी खासी दे चुकी होता है हम। अब सवाल ये आता है कि हमारा कंट्री जोग्राफिकली बहुत बड़ा है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स है, वहाँ पर तो देखो अभी भी टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। पर दूसरी तरफ साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट है ना वो 2 से भी कम जा चुकी है। तो इस केस में एक इम्बैलेंस भी आ रहा है रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन का आधा हिस्सा है वो है वुमेन, लगभग 700 मिलियन, 70 करोड़ के लगभग औरतें हमारे यहाँ पर हैं, फीमेल्स हमारे यहाँ पर हैं। तो उनको अभी भी हमने मेन स्ट्रीम में लाने से रोक रखा है। जैसे कि
वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें, एजुकेशन के बाद में उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। इससे क्या होता है, फिर वो सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में अपने खुद के डिसीजन ले पाए, एम्पावर्ड फील करें। तो ऐसे में हम जो चाहते हैं ना कि वाकई में पॉपुलेशन कंट्रोल हो और कैसे भी करके लोगों को बिना परेशान किए उनकी खुशी खुशी उनको समझा करके करें, तो उसमें विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एजुकेशन, विमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूएन रिपोर्ट जो है वो इन कंसर्न्स की तरफ हाईलाइट कर रहा है कि कैसे हम हमारे बेस्ट एक्सपीरियंसेस को अप्लाई करके पॉपुलेशन को जो राइज हो रही है उसको कंट्रोल कर सकें। अब देखो 1.4 बिलियन के लगभग पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो एक्सपेक्टेड लग रही है। अब देखने वाली बात यह है कि पॉपुलेशन तो राइज होगी जो होगी, उसके लिए तो हमें तो आगे करने हैं ही, पर जो पॉपुलेशन है उसको भी तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा ना, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में ह्यूमन वेलबींग के लिए जो फंडामेंटल्स है जैसे एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, इन सारे एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि 2050 आते आते वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया की होगी, राइट। अब यूथ पॉपुलेशन है तो आप उनको स्किलफुल बनाओ, साथ में उनको नॉलेज होगी तो नॉलेज इकोनॉमी के तौर पे फिर वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे तो उसका बेनिफिट हमारे देश को मिलेगा, जिससे कि हमारा जो सपना है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में हम और ज़्यादा लीड करें तो वो हम अचीव कर पाएंगे। फिर बात आती है क्लाइमेट क्राइसिस की और इकोलॉजिकल इंपेरेटिव्स की, कि भाई जहाँ पर भी हम कोई एक्टिविटी करें तो उससे इकोलॉजी पर इम्पैक्ट ना जाए। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन चुका है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें डेवलपमेंट भी जो करना है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ओवरऑल अगर देखें तो कॉर्जिव मैनर में हम काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज चाइना मुंह की खा के बैठा है। अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे कि किस तरीके से 1 चाइल्ड को 2 चाइल्ड पॉलिसी और 3 चाइल्ड पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया, बट वहाँ के लोग बिल्कुल इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि अब एक से दूसरा बच्चा भी पैदा करें, राइट। अब यहाँ पर आप देखो कि इंडिया की बात करें तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन अवेलेबल है, जिसमें हम डिबेट, डिस्कशन, डिसेंशन, डेलिब्रेशन, इन सारी चीज़ों पर हम ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो बोला इन्हीं चीज़ों पर ध्यान रखते हुए जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करके हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, डिस्पैरिटी जो पॉपुलेशन ग्रोथ में देखने को मिल रही है, चाहे रीजनल वाइज देखी जाए, चाहे फिर वो सेक्स बेसिस पे देखी जाए, जेंडर बेसिस पे देखी जाए, उसको हम करेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल है द मिसिंग वुमेन। आर्टिकल को लिखा है सोनाल देसाई ने, कंटेक्स्ट वही है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीज़न ने ये ऐसे करके डेटा रिलीज़ किया है। 2023 में इंडिया चाइना को टेक ओवर कर जाएगा। इंडिया, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है कि हम चाइना को पीछे छोड़ रहे हैं पॉपुलेशन में। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने पॉपुलेशन पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया, नहीं। चाइना जो है वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन करने में फेल हो रहा है, इस वजह से बच्चे बहुत कम हो रहे हैं, बूढ़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं चाइना में। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी आज के 35-40 साल पहले इंप्लीमेंट हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने टेंडेंसी रख ली कि भाई एक ही बच्चा पैदा करना है। फिर उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए क्या किया, 2 चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट की 2016 में, फिर भी ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं हुए। फिर 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी डाल दी, तो भी लोग पैदा नहीं कर रहे हैं बच्चे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाइना में कपल्स ने ये डिसाइड कर लिया कि हमें तो एक ही बच्चे के साथ ज़िंदगी बितानी है, और वहाँ की टोटल फर्टिलिटी रेट क्या आ रही है, 1.16, जो कि रिप्लेसमेंट रेट पे भी नहीं है। तो ऐसे में इंडिया में 2 और चाइना में 1.16, तो दोनों में कंपैरिजन भी अगर देखो तो चाइना में तो ओवर कंट्रोल हो गई, ज़्यादा ही कुछ कंट्रोल कर दिया, और इंडिया में प्रॉपर रेगुलेशन है जो कि आने वाले टाइम पर और स्टेबलाइज कर देगा पॉपुलेशन को। अब देखो बात ऐसी है कि पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल अगर करने की बात भी की जाए ना, तो वो एक डबल एज्ड स्वॉर्ड होती है, ऐसी तलवार जो दोधारी है, जो आते और जाते दोनों तरफ से काटेगी। इसका सॉल्यूशन क्या है कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे आप इतना ज़्यादा भी दबाव मत बनाओ लोगों पर कि वो ओवर एक्सेस में सोच जाएं कि हाँ जी बिल्कुल ही कंट्रोल कर लेना है, और बिल्कुल फ्री भी नहीं छोड़ सकते हैं कि जी आप मन में आए जितने बच्चे पैदा करो, ऐसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आने वाले 25 साल की जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें हम क्या करें। तो राइटर हैं वो 3 यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट कर सॉल्यूशन बताना चाह रही हैं। एक तो हमें नेशंस के बीच में गैप क्या है उसको समझना होगा, दूसरा हमारे देश के अंदर स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंस है पॉपुलेशन का वो समझना होगा, और तीसरा जनरेशनल गैप देखना होगा कि चाइल्ड कितने हैं, वर्किंग एज कितने हैं और ओल्ड एज कितने हैं। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स को हम डिटेल में समझते हैं।
तो पहला एस्पेक्ट तो है कि आने वाले 25 सालों में इंडिया में बहुत सारी वर्कफोर्स होगी जिसकी उम्र 15 से 59 साल हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप वो ज्योग्राफी वाली बुक्स पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, 15 से 59 साल की एज में वर्कफोर्स है तो वो आपके पास में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगी। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि आने वाले 25 सालों में हर 5 वर्किंग एज पर्सन में से एक बंदा इंडियन होगा, मतलब 20% वर्किंग पॉपुलेशन हो जाएगी वर्ल्ड की इकलौते इंडिया में। इसके अलावा अगर देखें तो लेबर फोर्स जो है उसमें एक प्रॉब्लम रहेगी, वो क्या, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में वो बहुत कम रहने वाला है अगर हम अभी भी इस इशू को एड्रेस नहीं करते। आज देखा जाए ना तो 15 साल या इससे ज़्यादा उम्र की जो औरतें हैं उनका एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन केवल 30% तक ही जा रहा है। तो उस केस में इनके पार्टिसिपेशन को हमें राइज करना होगा। ठीक है, और अगर वो एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट एम्प्लॉयड भी है ना कहीं पे, तो वो कहाँ पर है, फैमिली बिजनेस, खेत है कोई, उसमें काम कर रहे हैं। तो एक तरफ तो हम चाहते हैं कि फर्टिलिटी रेट है वो रिड्यूस हो या फिर अंडर कंट्रोल हो या रिप्लेसमेंट रेट पे आ जाए 2.1 पे, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि इकोनॉमी भी हमारी प्रोग्रेस करे। तो उस केस में हमें वुमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंश्योर करना ज़रूरी है, और इसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपने आप में बन जाता है। आज अगर देखें ना तो ब्लू कॉलर वर्क्स को जो वर्क होता है जैसे इंडस्ट्रीज़ में, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें, टर्शरी सेक्टर में आ जाता है ये, फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पर वुमेन बहुत ही कम पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो ऐसे में वुमेन या फीमेल फ्रेंडली ऑक्यूपेशन क्रिएट करने होंगे जहाँ पर जेंडर डिविडेंड हम एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। मतलब कि सेक्स के नाम पर अगर आप जॉब्स क्रिएट नहीं करोगे या फिर उनको पार्टिसिपेशन में नहीं लाओगे तो फिर जो देश को फ़ायदा होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स का, जो आधी पॉपुलेशन है, वो दे ही नहीं पाएगी। तो ऐसे में हमें इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट हो गया देखो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन का। सेकंड एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो देखो हमारे यहाँ पर स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। कैसे, सदर्न स्टेट्स हैं उनमें तो ऑलरेडी टोटल फर्टिलिटी रेट, नेशनल फर्टिलिटी रेट टोटल फर्टिलिटी रेट से डाउन जा चुकी है, जबकि सेंट्रल इंडिया या हिंटरलैंड जो लैंड लॉक एरिया है इंडिया का, वहाँ पर पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है। तो ऐसे में एक चीज़ हमें क्लियर देखने को मिल रही है कि साउथ इंडिया में यहाँ पे प्रोफेसर PM कुलकर्णी का एक प्रोजेक्ट भी है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि साउथ इंडिया में ऑलरेडी बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो ओल्ड एज केयरिंग जो एक सिस्टम है वो एक बर्डन वाला काम कर रहा है वहाँ पर साउथ इंडियन स्टेट्स में। तो इस केस में इससे हमें लर्न करना होगा कि जब तक प्रॉपर रिप्लेसमेंट रेट नहीं आएगी तो बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, तो एक बच्चा 2 माँ बाप को संभालना नियर टू इम्पॉसिबल तो क्या कहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डनसम है। तो उस केस में कहीं ना कहीं सोल्यूशंस निकालने होंगे। दूसरी तरफ अगर हम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि साउथ में तो बूढ़े लोग ज़्यादा हो गए और जो नॉर्थ है या सेंट्रल इंडिया है यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हो गए। तो अब सीधी सी बात है, ये जॉब के लिए क्या करेंगे, अपने स्टेट को छोड़ करके साउथ इंडियन स्टेट्स में जाकर के काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में माइग्रेशन भी होगा, तो इस माइग्रेशन को भी टैकल करना होगा। वर्किंग कंडीशन भी हमें इस रियलिटी को देख करके बनानी होगी कि भाई साउथ इंडिया में अब बूढ़े लोग ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चों की आ रही है कमी। तो उस केस में यूपी, बिहार के जो लोग ऑलरेडी माइग्रेट करके जाते हैं जॉब के लिए, उन लोगों के लिए वहाँ पर रहने की अच्छी व्यवस्था हो और उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, जिससे कि वहाँ पर एक बैलेंस बन सके। क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में देखने को मिलती है, और ये चीज़ हमने देखो अच्छे से देखी भी है कि किस तरीके से माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन हमारे यहाँ पर हुआ कोविड पेंडेमिक के आउटब्रेक के टाइम पे। सो ओवरऑल हम देखें तो इस डेमोग्राफिक रियलिटीज़ को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें थर्ड एस्पेक्ट आ जाता है, दैट इज़ इंटरजनरेशनल रिलेशन। अगर हम यूनाइटेड नेशन की जो अभी ये जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, पॉपुलेशन डिवीज़न की, इसमें मीडियन प्रोजेक्शन बताया गया है कि इंडियन फर्टिलिटी स्टेबलाइज होने के चांसेस ये हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे चली जा चुकी है। बताया ना हमने अभी क्या देखा कि चाइना से हम आगे क्यों निकल रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में, क्योंकि चाइना में बिल्कुल ही फर्टिलिटी रेट गिरी हुई है, जो कि वहाँ पर भी टेंशन का कारण बन रहा है। देखो आप यहाँ पर देखो, चाइना खुद ओल्ड एज बर्डन को बियर कर रहा है, जो कि आने वाले टाइम पर और बढ़ने वाला है, क्योंकि बच्चों की संख्या तो कम हो गई और बूढ़ों की संख्या हो गई ज़्यादा।
क्योंकि उन्होंने जो 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी, फिर 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड भी कर दिया, तो भी पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रही है, लोग बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे हैं। तो इस केस में चाइना तो अंडर प्रेशर है ही, बोला हमें भी कुछ ऐसा ही सोचना होगा जिससे कि टोटल रिप्लेसमेंट, ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है रिप्लेसमेंट लेवल पे रहे, 2.1 पे रहे। इससे कम अगर चली गई तो हमारे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्शंस क्या कहते हैं कि 2050 तक इंडिया में भी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है ना, वो बहुत बढ़ने वाली है, और 2100 मतलब इस सेंचुरी के एंड तक हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका लगभग 30% लोग ऐसे होंगे जो कि 65 या उससे ज़्यादा उम्र के होंगे। तो 30% ओल्ड एज का होना अपने आप में एक बर्डन वाला काम हो जाता है इकोनॉमी पर भी, क्योंकि फिर उनकी केयर करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो बच्चे कम होंगे, बूढ़े ज़्यादा होंगे, क्या किया जाए, थोड़ा सा हमें पहले से समझने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, जब बच्चे कम होंगे तो फिर बूढ़ों को अपने साथ में रखें। जैसे ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पर क्या है, जॉइंट फैमिली रहती है, माँ बाप अपने बच्चों के साथ में रह लेते हैं, तो वो एक चलता रहता है। बट बच्चे कम और बूढ़े ज़्यादा, तो उस केस में ओल्ड एज सपोर्ट के लिए हमें फैसिलिटी करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में क्या किया जाए, एक तो ओल्ड एज के जो लोग हैं, ठीक है ना, उनके लिए आप रिटायरमेंट की एज है थोड़ी सी एक्सपेंड करो, रिटायरमेंट जल्दी से मत दो। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उनका लंबे समय तक पार्टिसिपेशन रहेगा, तो उनको साथ साथ में आप ये भी सिखा दो कि भाई आप अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा सेविंग्स में भी डालो। जैसे गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन स्कीम और ये चलाती रहती है, बोला आप ये भी इंप्लीमेंट कराओ। इसके अलावा देखा जाए तो बुढ़ापे की अगर पॉपुलेशन की बात करें ना, बूढ़े जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर वुमेन रहती हैं, मेंस की डेथ जल्दी होती है बजाय कि वुमेन के। तो उनके लिए थोड़ा सा हमें और कंसर्न रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बुढ़ापे में एक औरत को अगर सहारा ना मिले तो फिर बाद में उन दादी नानियों के लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। तो उस केस में उनको फैमिली सेविंग्स में उनका डिसीजन मेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। लैंड और रेजिडेंस जो हैं उनमें उनका एक होता है ना कि ऑनरशिप वाला जो राइट है वो होना चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर डिसीजन ले सके अपने पति के ना होने की केस में भी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर 2000 की एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी चल रही है, ठीक है, उसमें हमने नॉर्म क्या इंप्लीमेंट किए थे, स्मॉल फैमिली नॉर्म। हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000 के बेसिस पे रिलीज्ड है। अब हमें ज़रूरत है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2022, जिसमें प्रॉपर फैमिली साइज होनी चाहिए और उसका मैनेजमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। इसी के बेसिस पर फिर इंडियन पॉपुलेशन है वो आगे ग्रो करेगी। तो ऐसे में स्टेटस क्या है, कारण क्या है, क्या हमें आगे ध्यान रखने की ज़रूरत है, पॉपुलेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से आज हमारा कवर हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वेस्ट एशियन कॉर्ड। आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन जी ने। देखो इनका ये कहना है कि अभी इसी हफ्ते में I2U2 ग्रुप की मीटिंग होने वाली है, वर्चुअल मीटिंग होगी, और इस टाइम पर जो बाइडन जो है वो इजराइल की विजिट पे आ रहे हैं। तो इजराइल और US इनके तो लीडर्स हैं वो तो फिजिकली प्रेजेंट होंगे, और इंडिया और UAE के जो लीडर्स हैं वो वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे इस मीटिंग में, ठीक है। I2U2 मतलब इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये चारों कंट्रीज़ का ये ग्रुप हो गया, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, एशियन कॉर्ड। अब आगे अगर देखें तो इजराइल और सऊदी अरब इन दोनों देशों में विजिट करेंगे अभी जो बाइडन, ठीक है। जिसमें सऊदी अरब से तो मीटिंग इसलिए है कि एक तो अपनी रिलेशनशिप को रिकैलिब्रेट करना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जिस तरीके से मार्केट में ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए सऊदी अरब अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रोडक्शन राइज करे, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद में जितना ज़्यादा महंगाई बढ़ी है क्रूड ऑयल में, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें सप्लाई बढ़वानी पड़ेगी, तो इसके लिए वो भी एक पॉइंट बनता है। फिर बात आती है इजराइल और अरब स्टेट्स की रिलेशनशिप की। तो देखा जाए तो अभी फ़िलहाल पिछले 2 सालों में थोड़ी ठीक रिलेशनशिप बैठी है, पर जो बाइडन का चांस ये भी है कि वो पैलेस्टीनियंस के साथ में जो इजराइल का डिस्प्यूट है उसको थोड़ा सेटल किया जाए, जिससे कि अमेरिका जो है वो इस रीजन में कुछ और एक्टिविटीज़ को डेवलप कर सके, राइट। तो एक तरीके से इजराइल, अरब वर्ल्ड और पैलेस्टीनियन, अरब और पैलेस्टीनियन दोनों एक में आए गए, इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहते हैं, कंडीशन को थोड़ा ठीक करना चाहते हैं। अब इसमें देखो इंडिया के रोल की बात करें तो US ने इंडिया पर इस चीज़ को लेकर के बड़ा विश्वास और एक तरीके से कॉन्फिडेंस शो किया है कि मिडिल ईस्ट में पीस और प्रोस्पेरिटी के लिए इंडिया की एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है। और इस चीज़ में इंडिया ने भी बैकफुट पे जाने की कोशिश नहीं की, एक फ्रंट फुट पे आकर के अच्छे से स्टॉक लगाने की कोशिश की है कि हाँ हम बिल्कुल ये जो मिडिल ईस्ट है इसके साथ में एंगेज करते हुए आराम से खुद की भी प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करेंगे और उस रीजन की भी प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करेंगे।
तो ऐसे में इंडिया यूएस की कन्वर्जेंस की वजह से ये अपने आप में I2U2 ग्रुप जो है वो पिछले अक्टूबर 2021 में लॉन्च हो गया, जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इजराइल की विजिट पे गए हुए थे। मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे लिए, हमारे अलावा 3 कंट्रीज और हैं जिनके साथ में हम हमारी एंगेजमेंट को देखें। I2U2 में एक तो इंडिया हो गया, बाकी इजराइल, यूएई और यूएस। इनकी अगर बात करें तो एक एक को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हमारी रिलेशनशिप कैसे चली है इन कंट्रीज़ के साथ। सबसे पहले अगर इजराइल की बात करें तो 1950 में जब इजराइल बना था तो 1950 के टाइम पर सबसे पहले इजराइल को रिकॉग्निशन देने वाले कंट्रीज़ में से एक कंट्री था इंडिया। पर उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने कंप्लीट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं की थी ज्यूज़ के साथ में। क्यों? क्योंकि हम नॉन वायलेंट बिहेवियर को प्रमोट कर रहे थे, गांधी जी के एथोस पे थे, और नेहरू जी थोड़े आदर्शवादी थे। अब आदर्शवादी लोग जो होते हैं वो जल्दी से अपने प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं करते हैं कि हाँ भाई मैं तो आइडियलिस्टिक हूँ, मैं तो इसी चीज़ पे स्टिक रहूँगा। तो इसलिए हमने इजराइल के साथ रिलेशन अच्छे नहीं किए। फिर बाद में टाइम बीतता है, आगे तक कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होती है। फिर पीवी नरसिम्हा राव जी का टाइम आता है तो उन्होंने थोड़ा सा पॉलिसी में चेंज किया, ठीक है, पर फिर भी कांग्रेस का रूल था, डिफेंसिव रूल ही रहा, प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं रहा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती है, एनडीए फर्स्ट। उस टाइम पर इजराइल के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे एरियल शेरोन, उनको यहाँ पर रिसीव किया गया, होस्ट किया गया, और फर्स्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो थे वो इंडिया की विजिट पे आते हैं। इसके आगे फिर 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए गवर्नमेंट होता है, कोई प्राइम मिनिस्टरियल विजिट नहीं होती है। आगे आ जाए, अभी आपको पता है करंट जो रेजिम चल रहा है 2014 से कंटिन्यू कर रहा है, सेकंड टेन्योर चल रहा है मोदी गवर्नमेंट का। तो इन्होंने अपनी प्रोफाइल बिल्कुल चेंज कर दी पार्टनरशिप की। जैसे कि पहले हम ये सोचते थे कि इजराइल के साथ एंगेज करेंगे तो अरब वर्ल्ड नाराज हो जाएगा, हमने प्रोएक्टिवली इजराइल के साथ भी एंगेज किया और अरब पार्टनर्स को भी हमने उस एंगेजमेंट में साथ में लिया। तो जो पुराना जो सिस्टम चल रहा था कि हम कैसे मिडिल ईस्ट को मैनेज करेंगे, या फिर ये दिमाग में रहता था कि मिडिल ईस्ट तो प्रो पाकिस्तानी है, ठीक है, वो तो पाकिस्तान की बात ज़्यादा करेगा, तो उस केस को हमने थोड़ा सा साइड लाइन किया कि आज के टाइम पे रियलिटीज़ कुछ और है। लोग केवल स्टेटमेंट दे करके या फिर बातचीत करके टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, सबको प्रोग्रेस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। और उसी आइडिया को लेकर के इंडिया ने यूएई जैसे कंट्रीज़ के साथ में अपनी एंगेजमेंट रखी। और आप खुद देख सकते हो कि रिसेंट टाइम में जिस तरीके से अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए हैं, जिसमें यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, ये अरेबियन वर्ल्ड के कंट्री या मुस्लिम कंट्रीज़ जिन्होंने इजराइल के साथ में अपनी एंगेजमेंट शुरू की है अब्राहम अकॉर्ड के बेसिस पे, तो वो चीज़ और ज़्यादा इनकरेजिंग हो गई। इसके अलावा टर्की, जो कि इस्लामिक पॉलिटिकल सिनेरियो में आज सबसे आगे निकल रहा है, उसने भी इजराइल के साथ में अपने पॉलिटिकल या फिर कह सकते हैं ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो 1947 से शुरू कर रखे हैं। इजिप्ट, जो कि खुद एक इस्लामिक कंट्री है, उसने खुद ने 1980 से अपने रिलेशनशिप अच्छे कर रखे हैं। तो इसी प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए हमने भी हमारे जो टाइज़ हैं वो राइज़ किए इजराइल के साथ में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इजराइल, हमने पैलेस्टीन के साथ में भी रिलेशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया है। साथ में जो गल्फ किंगडम्स हैं, पहले तो क्या दिमाग में था कि हम केवल रिपब्लिक कंट्रीज़ जो हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट जिनका इलेक्शन होता है, केवल उन्हीं कंट्रीज़ के साथ में हम एंगेज करेंगे। पर हमने मोनार्की जो थी उनके साथ में भी हमारी एंगेजमेंट स्टार्ट कर दी अच्छे से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, एक तो हाइड्रोकार्बन का, और दूसरा जब से नरेंद्र मोदी रिजीम में आए हैं पीएम के तौर पे, तब से इन्होंने पर्सनल रिलेशंस ज़्यादा बनाए हैं, 1-to-1 रिलेशंस ज़्यादा बनाए हैं। आज अगर यूएस की बात भी करो, किसी भी कंट्री के साथ में बायलैटरल रिलेशंस की हम बात करें, तो वहाँ पर पर्सनल जो टाई है ना पॉलिटिकल लीडर्स की, वो एक अलग ही लेवल का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इमैनुअल मैक्रो से मीटिंग हुई है, अलग ही लेवल की मीटिंग है। जो बोरिस जॉनसन इंडिया में आए थे वो बात अलग है, बोरिस जॉनसन की प्राइम मिनिस्टरशिप खतरे में है और रिजाइन कर चुके। अब नए प्राइम मिनिस्टर देखते हैं कौन बनते हैं, क्या होता है। पर फिर भी इंडिया के साथ में एंगेजमेंट अगर देखें तो 1-to-1 जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसका बहुत असर है। 1970 के बाद में हमारे लिए अरब वर्ल्ड वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हमारे लिए एक तो हम क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इनका इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ से बहुत सारे जो लेबर हैं वो इन एरियाज़ में जाकर के काम करते हैं और फिर वहाँ से रेमिटेंस भी भेजते हैं इंडिया को। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। आप देखो कि सऊदी अरब में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने विजिट नहीं किया था 1982 से लेकर के अभी तक। यूएई में
1982 से 2010 के बीच में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने विजिट नहीं किया था। यूएई की बात करें तो वहां पर 1981 से 2015 के बीच में कोई भी प्राइम मिनिस्टर विजिट पे नहीं गया। बट अभी आप देख सकते हो बैक टू बैक 3-3, 4-4 विजिट्स हो चुकी हैं। तो उसके पीछे वजह क्या है कि भाई बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम इंटरनेशनली कनेक्टेड फील करते हैं। जैसे हमने कल बात की थी, एडिबल ऑयल की बात की थी, क्रूड ऑयल की बात हम करते ही रहते हैं, महंगाई की बात करते ही रहते हैं कि इंटरनेशनल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ रहा है। तो वो इंटरनेशनल एंगेजमेंट प्रॉपर होगी तभी तो जाकर के वो डिसरप्शंस को हम हैंडल कर पाएंगे। फिर दिल्ली की बात करें तो आइडियोलॉजिकल पोस्चर तो हमने चेंज किया ही है कि पहले हम क्या सोचते थे केवल बातचीत के बारे में, अब हम थोड़ा सा इकोनॉमिकल एंड प्रॉस्पेरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेटेड मैनर में आगे एंगेज कर रहे हैं। जैसे यूएई की अगर हम बात करें तो यूएई के लिए हम क्या कहते हैं, बोले प्रो पाकिस्तानी है इस तरीके से। बट जिस तरीके से हमारा 2019 में कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 को रिपील करना, ठीक है, उसको यूएई के द्वारा सपोर्ट किया गया। भाई इंटरनल मुद्दा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जब से कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है तब से वहां पर यूएई इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए पैसे लगा रहा है अपने। तो इस तरीके से आप देखो कि क्यों एक जो रिलेशनशिप का तरीका है वो कितना डिफरेंट हुआ है। फिर आ जाओ यूएस के साथ में रिलेशनशिप की बात करें तो यूएस और वेस्टर्न पावर्स हैं उनके साथ में हमने एक्टिवली एंगेज नहीं किया था कोल्ड वॉर पीरियड में। वजह क्योंकि हम गुलामी से कैसे जैसे तो निकले थे, तो वो डर भी था कि कहीं दोबारा गुलाम ना बन जाए। और हमने हमारी तरफ से जो मीटिंग्स थी नैम की और ये ज़्यादा हमने अटेंड की थी, ठीक है। वेस्टर्न अगर कहीं पे भी एंगेजमेंट रही थी, मान लो सऊदी अरब या फिर अरब वर्ल्ड में कभी गए तो नैम की मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए थे हम ज़्यादा, ठीक है। और पॉइंट क्या आता है कि हमने एरिया ऑफ पीस तो बोल दिया कि साउथ एशिया जो है वो एरिया ऑफ पीस है, यहाँ पर कोई भी मतलब कोल्ड वॉर की जो पावर्स हैं वो एंगेज नहीं करेंगे। जैसे एक तरफ तो सोवियत यूनियन थी, एक तरफ यूएस था, दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुका था ना। तो एरिया ऑफ पीस बोल करके हमने ज़्यादा एंगेज नहीं किया। पर पता पड़ा कि पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ ने सीधा एंगेजमेंट यूएसए के साथ कर लिया, जैसे कि सेंटो सीटो ये करके एग्रीमेंट साइन हो गए थे, ठीक है। तो उसमें आप देखो कि यूएसए की जो एंगेजमेंट थी साउथ एशिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पर फिर भी हमने एंगेज नहीं किया, ठीक है। और लगातार हमने डिस्टेंस बनाए रखी, राइट। चाहे 1971 का जो वॉर था उसमें भी हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी यूएसएसआर के साथ की थी। क्यों की थी? क्योंकि वो मजबूरी हो गई थी हमारी, नहीं तो क्या है यूएस फिर पाकिस्तान का सपोर्ट खुल के करता, तो ऐसे में हम कहाँ डिफेंड कर पाते। पाकिस्तान को तो झेल लिया था हमने अच्छे से, पर यूएसए को टैकल करना बहुत मुश्किल था ना, इसलिए हमने यूएसएसआर के साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी की। तो ओवरऑल अगर देखें तो एंगेजमेंट में हमारे वेरिएशन आए, बट फिर भी एक ओपन माइंडेड मैनर में जो एंगेजमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। बट जब से हमने प्रीवियस ये करंट रिजीम देखा है तब, या फिर हम कह सकते हैं जब से न्यूक्लियर एनडीए फर्स्ट जो गवर्नमेंट थी, जब 9/11 अटैक हो गया था यूएस पे, उसके बाद से ही इंडिया यूएस की एंगेजमेंट लगातार बढ़ी है। क्योंकि इंडिया पहले से बोलता आया है कि टेररिज्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन सिविलाइजेशंस के लिए, बट वही चीज़ है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इग्नोर किया था उस चीज़ को। पर अब क्या है, रिलेशनशिप बिल्कुल चेंज हो गई और आज तो आपको पता ही है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हम एकदम ओपनली एंगेज करते हैं बहुत सारे इश्यूज़ पर, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो एक तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप और एक ये इधर हो गया एशियन क्वाड। इन दोनों में यूएस ने इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेते हुए और फिर आगे बढ़ा है, क्योंकि इंडिया बहुत ही रेलेवेंट डेमोक्रेसी के तौर पे इमर्ज हो गया है। आज अगर देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हमारे यहाँ पर अच्छी हो रही हैं, और साथ में अगर देखें तो हमने भी हमारे जो पहले के जो सिलोस थे, जो हमारी सोच थी ट्रेडिशनल, उससे भी हम बाहर निकले हैं। तो ऐसे में हम भी एंगेज करना चाहते हैं और बाकी कंट्रीज़ भी एंगेज करवाना चाहते हैं। इसका रिजल्ट ये है कि चाहे इंडो पैसिफिक रीजन हो तो वहाँ पर क्वाड, मिडिल ईस्ट की बात करें तो I2U2, दोनों में इंडिया जो है वो लगातार अपनी एंगेजमेंट को, पार्टिसिपेशन को बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरीके से यूरोप, चाइना, रशिया, यूएस, ये कंट्री के या फिर ये एरिया में जो लोग ऑपरेट करते हैं उनका प्रॉपर प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में, तो इंडिया भी अब वेस्ट एशिया में अपनी तरफ से अपनी प्रेजेंस को शो कर पाएगा। तो ऐसे में I2U2 जो है वो एक शानदार स्टेज है इंडिया के लिए, जो कि मिडिल ईस्ट की नई जो रियलिटीज़ हैं, न्यू डायनेमिक्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इंडिया अपने रिलेशंस को आगे बढ़ा सकता है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए अगर हम बात करें तो। अब ये दो आर्टिकल्स बच रहे हैं, एक तो सूटेबल इंटरमीडियरी और एक ये बच रहा है, यहाँ पर मैं बता दूँ 1 सेकंड नीचे,
ठीक है, फ्रॉम न्यूट्रलिटी टू एक्शन, ये दोनों आर्टिकल्स हम बाद में फ्यूचर में कभी भी डिस्कस कर लेंगे जिस दिन ढंग के आर्टिकल्स नहीं आएंगे, ठीक है, या फिर आप खुद कर रहे हो तो कर लेना, रात को न्यूज़पेपर शेयर कर ही दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।